2025 में नवीनतम दुखद ब्लॉकबस्टर फिल्म 28 Years Later पार्ट 3 आ रही है। ये फिल्म क्लासिक श्रृंखला 28 Years Later का हिस्सा है। इसका सीक्वल 28 दिन बाद शोध की कहानी बताता है। ये वायरस अनजाने में लीक हो गया, जिससे लोग रक्त पिपासु और पागल हो गए। ये वायरस अत्यंत तेजी से फैलता है और यह मात्र 28 दिनों में हलचल भरे लंदन को समाहित नहीं कर सका। यह एक वीरान शहर बन गया। 28 साल बाद वायरस के कहर के बाद पूरा ब्रिटेन वीरान हो गया। केवल कुछ ही लोग बचे थे। समुद्र द्वारा अलग किए जाने के बाद उन्होंने मुख्य भूमि से कुछ ही दूरी पर स्थित एक एकांत द्वीप पर बस्तियां फिर से स्थापित की। तकनीकी पिछड़ने के कारण वे कृषि और उद्योग के आदिम स्वरूप की ओर लौट गए। बेस में आपूर्ति काफी कम हो गई थी। हथियारों की जगह आधुनिक तोपों ने ले ली थी और उनकी जगह देसी सड़कें आ गई थीं। इसके बावजूद आपूर्ति अभी भी सीमित थी, यहाँ तक कि नाश्ते के लिए रोटी का एक पतला टुकड़ा भी विलासिता बन गया था। पिता और पुत्र दोनों ने मांस खाने से इनकार कर दिया और उसे आपस में बांटकर खाने लगे। स्थिति और भी बदतर हो गई क्योंकि घर में एक माँ भी थी जो लंबे समय से बीमार थी, फिर भी उसकी देखभाल नहीं की जा रही थी। नशीली दवाएं बेहद दुर्लभ और प्रतिबंधित पदार्थ हैं और इनका इस्तेमाल ऐसे लोगों पर करना बिल्कुल असंभव है जिनका कोई महत्व नहीं है। काफी देर रुकने के बाद भी लेसी ने बेकन के कथन को उद्धृत करने पर जोर दिया। उसने अपने शिकार को त्याग दिया और केवल मांस को अपने पीड़ित प्रतिद्वंद्वी के लिए छोड़ दिया। इस पृष्ठभूमि में इतनी कम उम्र में भी उसमें न केवल असाधारण मानसिक परिपक्वता थी बल्कि युद्ध तकनीकों की गहरी समझ भी थी। उनकी मानसिक क्षमताएं भी कहीं अधिक थीं क्योंकि उनके पिता ओल्ड माँ एक अनुभवी शिकारी उस्ताद थे जो अक्सर आपूर्ति लाने के लिए मुख्य भूमि पर जाते थे, जिससे उन्हें गढ़ के भीतर काफी सम्मान प्राप्त हुआ था। कई लोग उनकी प्रशंसा करते थे और वे जाओ लेई के लिए आदर्श थे जिनकी तरह बनने का वह प्रयास करता था। लेकिन उनका कठोर प्रशिक्षण केवल उनके पिता के कारण नहीं था। वह समझते थे कि अधिक ज्ञान प्राप्त करके ही उसे अपनी माँ का जल्द से जल्द इलाज कराने के लिए दवाइयाँ खरीदने के लिए इन सामानों की जरूरत थी। और आज वह पहली बार सामान की तलाश में मुख्य भूमि पर गया था। उसकी उम्र केवल 14 या 15 वर्ष थी। महज 12 साल का छोटा लेई अभी भी अभ्यास कर रहा है। हालांकि समूह के नेता ने छोटे लेई के साहस की प्रशंसा की, फिर भी उन्हें उस छोटे लड़के की चिंता सता रही थी। रवाना होने से पहले उन्होंने छोटे लेई को समझाने की कोशिश की, सोच समझकर फैसला करो। अगर वह खतरे में है तो कोई उसकी मदद के लिए नहीं आएगा। हमने अतीत में जो सीखा है उससे हमें एक कठिन सबक मिला है। बाकी सब चले गए, लेकिन शियाओजू ने मन बना लिया था और दृढ़ता से चली गई। उसी क्षण उनके सामने काई से ढकी एक सड़क दिखाई दी। यही एकमात्र सड़क थी। मुख्य भूमि से जुड़े क्षेत्र आमतौर पर समुद्र में डूबे रहते हैं और केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ही दिखाई देते हैं। झील में प्रवेश करने के प्रारंभिक चरण के दौरान ही यह थोड़े समय के लिए ही दिखाई देगा। यही कारण है कि मुख्य भूमि के इतने करीब होने के बावजूद इस गढ़ पर आज तक कोई हमला नहीं हुआ है। दोनों को अपनी कार्रवाई का समय सावधानी पूर्वक तय करना होगा और रात में ज्वार उतरने से पहले गढ़ में वापस लौटना होगा। हालांकि समय की कमी के कारण खोज की कठिनाई लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि औसत क्षमताओं वाले लोग शिकारी ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। वे किनारे से थोड़ी ही दूरी पर रहते थे, इसलिए आसपास उपलब्ध आपूर्ति लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। ओल्ड मासी, काफी सोच विचार के बाद मैंने अपने बेटे को आगे की खोजबीन के लिए ले जाने का फैसला किया। सबसे पहले वहाँ अधिक सामान उपलब्ध था और दूसरी बात, यह शियाओक्सू के जीवित रहने के कौशल का अभ्यास करने का एक अच्छा अवसर होगा। बूढ़े माँ ने तुरंत समझ लिया। एक उपयुक्त लक्ष्य तक पहुँचने के बाद लंबे समय के बाद बपतिस्मा के माध्यम से संक्रमितों में विभिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हुए हैं। हमारे सामने मौजूद धीमी गति से चलने वाला मोटा घोंघे जैसा झोंबी सबसे आसान है। भोजन आसानी से न मिल पाने के कारण भूख से व्याकुल शत्रु केवल मिट्टी खोदकर पतझड़ के पत्ते ही खा सकता था। लेकिन तभी जब बूढ़ा माँ अपने बेटे को पढ़ाने में मग्न था, तभी उसके पीछे एक और घोंघे जैसा ज़ॉम्बी प्रकट हुआ। इस प्रकार के ज़ॉम्बी में कई खामियां थीं, लेकिन इसका एक बड़ा फायदा था, इसकी तेजी से और कुशलता से चलने की क्षमता। छिंग एकदम शांत था। पता चला कि युद्ध में माहिर बूढ़ा घोड़ा पहले ही दुश्मन को देखते ही कुछ देर तक संयम बरत रहे शियाओ लेई ने आखिरकार गोली चला दी। चिंगजी के बीच में मौजूद ज़ॉम्बी ने जरा भी संघर्ष नहीं किया। उसे 2 बार चाकू मारा गया और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पीठ को उत्तेजित किया गया। ज़ॉम्बी अब और खुद को रोक नहीं सका और खड़ा हो गया, लेकिन बूढ़ी माँ ने उससे भी अधिक तेजी से उसे तुरंत मार डाला। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते समय वह अपने बेटे को जल्दी से वहाँ से चले जाने का निर्देश देना नहीं भूला क्योंकि आसपास के ज़ॉम्बी भी उस आवाज से आकर्षित हो सकते थे। कुछ देर बाद दोनों ने आखिरकार कपड़े उतार दिए। जंगल से बाहर निकलते ही उस भयानक सीधे बगीचे का खतरा टल गया और यह जगह धीरे धीरे वातावरण प्रकृति की गोद में लौट आया है और हिरणों के झुंड घास के मैदानों पर स्वतंत्र रूप से दौड़ रहे हैं। इससे आपूर्ति प्राप्त करने के प्रति उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। जल्द ही उनके सामने एक सुनसान घर प्रकट हुआ। उन्होंने अपने धनुष और तलवारें निकाली और तेजी से रेंगते हुए वहां पहुंच गए। सौभाग्यवश यहाँ कोई खतरा नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से महामारी के दौरान प्रमुख स्थानों को पहले ही लूट लिया गया था, जिससे पिता और पुत्र के लिए कुछ भी नहीं बचा था। कुछ भी हो सकता था, लेकिन उस समय लोगों को यह भी नहीं पता था कि कैसे करना है। यह विश्वास करना मुश्किल है कि वर्षों बाद स्टेनलेस स्टील के चम्मच जैसी मामूली सी चीज भी एक दुर्लभ वस्तु बन गई है। जैसे ही बूढ़ी माँ आह भर रही थी, अचानक कमरे के अंदर कुछ घटित हुआ। अचानक
अचानक आकाश से एक गर्जना सुनाई दी और वह तुरंत सतर्क हो गया, लेकिन सावधानी पूर्वक बाहर झांकने के बाद उसे एहसास हुआ कौवे इस समय एक गिरे हुए शव को कुतर रहे हैं। अभी जो आवाज आई वह उसी की थी। यह देखकर बूढ़े माँ ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसने लाश की ओर देखा। वह क्षत विक्षत शव, वह नन्हा बच्चा जो बचपन से ही उस किले में रहता था। फू को समझ नहीं आ रहा था कि कोई अपने ही जैसे लोगों के प्रति इतना क्रूर कैसे हो सकता है, और यही बात लाओ माँ उसे बताना चाहती थी। जिन इंसानों को नजरअंदाज किया जाता है वे ज़ॉम्बी से भी ज्यादा डरावने होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे छोटे लई अभी भी इस घटना को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसके सामने पड़ा शव कांपने लगा। बूढ़े माँ को एहसास हुआ कि वह मृत्यु के कगार पर है। मरने से पहले वह भी संक्रमित हो गया था और उसने जल्दबाजी में अपने बेटे से मदद मांगी थी। वह दृढ़ निश्चयी था, लेकिन मृत्यु से पहले दूसरे व्यक्ति के कष्टों को याद करके दयालु ज़ियाओ लेई ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, जब तक कि जिस ज़ॉम्बी से आप जूझ रहे हैं उसकी रस्सी टूट गई है। हालांकि इस बार खोज में कुछ खास नतीजा नहीं निकला, लेकिन बूढ़ी माँ को विश्वास था कि इस घटना के बाद उनका बेटा जल्द ही एक सच्चा सैनिक। लेकिन जैसे ही वह लौटने की तैयारी कर रहा था एक ज़ॉम्बी लेकिन अचानक वे मैदान के दूसरी ओर प्रकट हुए, और इससे पहले कि वे दोनों कुछ प्रतिक्रिया कर पाते उन्होंने उनमें से बड़ी संख्या में लोगों को देखा। ज़ॉम्बी उनके पीछे पीछे चले। उनका नेता एक अकेला व्यक्ति था। वह ज़ॉम्बी का आकार काफी बड़ा था। यह देखकर बूढ़ी माँ ने तुरंत अपने बेटे को पकड़ा और ज़ॉम्बी और उसके सरदार के पीछे भागने लगी। एक ज़ॉम्बी की दहाड़ के साथ ऐसा लगा जैसे ज़ॉम्बी के झुंड को कोई आदेश मिला हो। दुश्मन ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। यह देखकर बूढ़ी माँ ने तुरंत अपने बेटे को जवाबी कार्रवाई में तीर चलाने का आदेश दिया, लेकिन उसने ऐसा भयानक दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उस भयावह दृश्य को देखकर ज़ियाओ लेई की उंगलियां तुरंत कांपने लगीं, जिससे वह अपने सामान्य स्तर पर प्रदर्शन करने में पूरी तरह असमर्थ हो गया। पिंग कोई और विकल्प न होने के कारण बूढ़ी माँ अकेले बोझ उठाने में असमर्थ थी, इसलिए उसे अपने बेटे को वापस झोपड़ी में ले जाकर आगे बढ़ना पड़ा। वह ऊपर चला जाता है। सुरक्षा प्रदान करते हुए वे मुख्य सेना के पहुंचने से पहले ही सुरक्षित रूप से अटारी में भागने में कामयाब हो गए। अपने पिता की व्याख्या से ज़ियाओ लेई को आखिरकार आह की बात समझ आ गई। हिरफा ज़ॉम्बी का सबसे भयावह पहलू उसका काफी बड़ा आकार और आसपास के सामान्य ज़ॉम्बी को आदेश देने की क्षमता है। लाश वे शून्य से निकलने वाली उत्परिवर्तित प्रजातियों में सबसे भयावह है। तीरों और गोलियों से साफ पता चल रहा था कि हालात कितने खतरनाक थे, और इस अप्रत्याशित मुठभेड़ के कारण वे अपने अड्डे पर लौटने के लिए ज्वार उतरने का समय भी पूरी तरह से चूक गए। वहीं रात बिताने और भोर का इंतजार करने के लिए मजबूर। ज़ियाओ लेई यह देखना चाहता था कि लाशों का ढेर चला गया है या नहीं, लेकिन अचानक उसने दूर से आग की लपटें देखी। क्या इस भूमि पर अभी भी कुछ जीवित लोग रह रहे होंगे? लेकिन मेरे पिता भी इतनी दूर तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। वह जगह जहाँ वह अपने बेटे के सवाल का जवाब देने में असमर्थ था। बस इतना ही। जैसे ही रात हुई बूढ़े माँ को अचानक अपने चारों ओर एक जोरदार कंपन महसूस हुआ। पता चला कि यह बड़ी संख्या में बेतहाशा दौड़ते घोड़े थे। एक ज़ॉम्बी वहां से गुजरा। घर वीरान और बिना मरम्मत के था। कंपन जल्दी ही अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और उसने जल्दी से अपने अभी भी सो रहे बेटे को ऊपर खींच लिया और अंततः पूरी तरह से बोलने में सक्षम हो गया। जो विस्फोट हुआ वह सफलतापूर्वक बच निकला। अनगिनत छिपने की जगहें। बिना देर किए वे तुरंत तट की ओर चल पड़े। तब तक दिन का उजाला हो चुका था। हालांकि समुद्र ज्वार पूरी तरह से नहीं उतरा है, लेकिन मलबा पहले ही समुद्र के ऊपर राजमार्ग पर फैल चुका है। अगर ऐसा होता तो बूढ़ी माँ और इंतजार नहीं करती और तुरंत लहरों के बीच किले की ओर दौड़ पड़ती। इस बात से अनजान की आह एरफा काफी समय से छुपकर सब कुछ देख रही थी और उनके पीछे पीछे चल रही थी। वे सड़क पर एक दूसरे का पीछा करने लगे। शोर सुनकर जब दोनों आदमी पीछे मुड़े तो उनका पीछा करने वाला उनसे मात्र 100 मीटर दूर था। भयभीत होकर वे तुरंत भागने लगे। वह उठा और सीटी बजाते हुए दौड़ने लगा। सीटी की आवाज सुनकर सबने तुरंत अपनी अपनी स्पॉटलाइटें जला दी। पीछा कर रहे अल्फा पर बेतरतीब ढंग से बत्तियां निशाना साधती थीं और अंधाधुंध फायरिंग करती थी। गोलाबारी नगण्य थी, जिसका उसके चेहरे पर नाम मात्र का ही असर दिखा, और थोड़ी देर रुकने के बाद उसने फिर से हमला कर दिया। लेकिन गढ़ के हथियार केवल इतने ही सीमित नहीं थे। वे बस जलते हुए भाले ने उनके विरोधियों को पल भर में जमा दिया और वे दोनों बाल बाल मौत से बच गए। लेकिन घर लौटकर बूढ़ी माँ ने शेखी मारी। उन्होंने जयकारे लगाए, जिससे पता चलता था कि उनके सामने उनके विरोधी कितनी आसानी से बिखर जाते हैं, और अनजान भीड़ की उन दोनों के प्रति दीवानगी और भी बढ़ गई। इस सब के पीछे की असली कहानी केवल शियाओक्सू को ही पता थी। उसका अतीत कितना भी अपमानजनक क्यों न रहा हो, धोखा दिए जाने की भावना ने उसे बेहद असहज कर दिया और उसने अनजाने में अपने पिता के इरादों का भी पता लगा लिया। हालांकि इस घटना से उनके दिल में व्याप्त बेचैनी की छवि पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। टूटा हुआ उसके असामान्य मूड को देखकर उसके दादाजी ने उससे पूछा, लेकिन ज़ियाओ लेई का ध्यान केवल ध्यानमग्न महाद्वीप पर चारों ओर फैली आग की रोशनी पर केंद्रित था। यह सुनकर उसके दादाजी ने इशारा किया कि वे समझ गए हैं। वह एक बेहद सक्षम लेकिन सनकी डॉक्टर थे। बेस पर कई लोग, जिनमें ओल्ड माँ भी शामिल थीं, उनसे प्रभावित थे। उनकी मदद के बिना मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इतने
वर्षों बाद भी वे जीवित रहेंगे। यह सुनकर जियाओ लेई को तुरंत एहसास हो गया कि उसके पिता झूठ बोल रहे थे। उसे उस रात देखे गए सपने की तस्वीरें याद आ गईं। उसके कार्यों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह अपनी पत्नी को बचाना नहीं चाहता था, वह बस किसी और का इंतजार करना चाहता था। वह बीमारी से मर सकता था और फिर खुलेआम अपनी नई प्रेमिका से शादी कर सकता था। यह सोचकर वह भयभीत हो गया और अगले दिन हनी पूछताछ की। लाओ माँ ने कहा कि दूसरा व्यक्ति वास्तव में डॉक्टर है, लेकिन 15 साल पहले जब वह और उसके साथी घर की तलाशी ले रहे थे तो उन्होंने एक मृत व्यक्ति को अपने पिता के शरीर को इकट्ठा करते और उसे जलाते हुए देखा। जिस तरह से आग लगाई जा रही थी वह किसी भयानक अनुष्ठान की तरह लग रही थी। उसके बाद शिकारी दोबारा उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन छोटी ले जो शुरू से ही पूर्वाग्रही थी अब और सुन नहीं सकती थी। अंदर जाकर दोनों के बीच जमकर बहस हुई और वे बुरे संबंधों के साथ अलग हो गए। सिरी की छोटी बेटी रे और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए कुछ दिनों बाद शाम की अदालती कार्यवाही के दौरान उसने चुपके से घर में आग लगा दी, फिर पकड़े जाने का नाटक किया और मदद की भीख मांगने के लिए दरवाजे की ओर भागी। मदद करो, यह देखकर पहरेदार आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। वहीं उसने मौका पाकर चुपके से अपनी इंतजार कर रही माँ को साथ लेकर भाग निकला। इसी समय वह महिला बीमारी से व्याकुल, वह कभी होश में होती थी तो कभी भ्रमित। उसने आज्ञाकारी होकर अपने बेटे का किले से बाहर तक पीछा किया जब तक कि उसने आगे अंतहीन सड़क नहीं देखी और उसे लगा तभी जाकर उसे होश आया। अपनी डरी हुई माँ को देखकर जियाओ लेई ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। महिला ने घटना का ब्यौरा दिया और काफी सोच विचार के बाद अंततः उसने उनकी इस साहसिक यात्रा के लिए सहमत होने के बाद और अपने पहले अनुभव के साथ साथ थोड़ी सी किस्मत के सहारे वे दोनों अपना पहला दिन बिना किसी नुकसान के गुजारने में कामयाब रहे। उन्होंने लापरवाही से उन्होंने रात बिताने के लिए एक खंडहर मीनार ढूंढी, लेकिन बी चेंग और शियाओ लेई अभी नौसिखिया थे। मीनार केवल मौसम की मार से ही आश्रय प्रदान कर सकती थी। वह स्थान हवा और बारिश से बचाव का कोई साधन नहीं रखता था और वहाँ सुरक्षा के कोई खास इंतजाम भी नहीं थे। वह केवल प्रवेश द्वार पर पहरा दे सकता था, हर समय सतर्क रहता था। हालांकि कम उम्र और ऊर्जा की कमी के कारण उसकी एकाग्रता भंग हो रही थी। एक दिन बाद वह और अधिक प्रतिरोध न कर पाने के कारण गहरी नींद में सो गया। उसके सोने के कुछ ही क्षण बाद एक घोंघे जैसा ज़ॉम्बी चुपचाप रेंगता हुआ उसके पास आया। वैन के करीब आने तक शियाओ लेई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस नाजुक क्षण में जब जियाओ लेई अगले दिन जागा तो उसने वहाँ केवल एक विकृत ज़ॉम्बी को पड़ा हुआ देखा। ज्यादा दूर नहीं, लेकिन ठीक उसी क्षण माँ फिर से बेहोश हो गई। बेटे को खुद ज़ॉम्बी को मारने की कोई याद नहीं थी और जब उसकी माँ से कोई जवाब नहीं मिला तो वह उसे जल्दी से वहाँ से ले गया। उनके रिश्तेदार तो चले गए थे, लेकिन इस बार ये दोनों इतने भाग्यशाली नहीं थे। जल्द ही बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी ने उन्हें देख लिया और घबराए हुए दोनों एक सुनसान सुपरमार्केट में भाग गए। भागने के लिए जियाओ लेई ने जबरदस्ती ताला लगा हुआ दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन अंदर प्रवेश करते ही वहाँ की तीखी गंध ने मुझे लगभग स्तब्ध कर दिया। जब तक मैं उस गंध से अभ्यस्त हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और थोड़ी देर बाद ही ज़ॉम्बी का झुंड अंदर घुस आया। हालात बेहद नाजुक थे। तभी अचानक गोलीबारी से कमरे के हवा की दिशा में मौजूद गैस में आग लग गई और देखते ही देखते सारे ज़ॉम्बी आग की लपटों में घिर गए। केवल शियाओ जू और उसका साथी ही बच पाए। जमीन से सटकर रहने के कारण वे बाल बाल बच गए। गोलीबारी शांत होते ही वे तेजी से भाग निकले। उसी क्षण हथियारों से लैस सिपाही प्रकट हुआ और गुस्से में उन्हें फटकार लगाई। उन्होंने न केवल अपनी तैयार रक्षात्मक स्थिति को नष्ट कर दिया, बल्कि उन्होंने उन संसाधनों को भी बर्बाद कर दिया जो उन्हें बचाने के लिए पहले से ही अपर्याप्त थे। उसने गोली के बारे में सोचा, लेकिन साथ ही साथ लड़के को दर्द से लगातार कराहते हुए भी देखा। इस स्थिति तक पहुंचने के बाद कुछ ड्रिंक्स पीने के बाद महिला का गुस्सा शांत हो गया और अवेई की व्याख्या के माध्यम से जियाओ लेई को अंततः दुनिया के बारे में केवल एक छोटा सा अंश ही समझ में आया। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा ग्रह खंडहर में तब्दील हो जाएगा। देशों को बहुत पहले ही यह एहसास हो गया था कि वायरस को नियंत्रित करना असंभव है। कुछ समय बाद उन सभी ने इस क्षेत्र में सहायता और आवास प्रदान करना बंद कर दिया। इस मार्ग के कारण वायरस इस भूमि पर बिना और अधिक फैले बना रहा। भले ही लॉकडाउन लागू किए गए थे, यह क्षेत्र भले ही अलग थलग पड़ रहा हो, लेकिन साथ ही कोयला और तेल जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों का एक प्रमुख स्रोत भी बन रहा है। समय बीतने के साथ साथ लावारिस संपत्ति ने विभिन्न देशों का ध्यान आकर्षित किया और हाल ही में उन्होंने स्थिति की जांच करने के लिए छोटी छोटी टीमें भेजना शुरू कर दिया और इसके लिए उन्होंने उधार लिया। इस विश्लेषण से पता चलता है कि दिशा और पुरस्कार सीधे आनुपातिक हैं और वह उस दस्ते का एकमात्र जीवित सदस्य था जो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। बचे हुए लोगों में से जियाओ लेई यह सुनकर चौंक गया कि वे लोग जो खुद को खंडहर समझ रहे थे, वास्तव में जो लोग बचकर अपने घर दोबारा बनाते हैं और अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हैं, वे दुनिया द्वारा त्यागे गए मात्र पीड़ित हैं। जबकि अत्याधुनिक सामरिक हेलमेट, उच्च शक्ति वाले हथियारों ने उनकी समझ को और भी उलट दिया और उनके पिता, जिनकी गढ़ में सभी लोग बहुत प्रशंसा करते थे, यहाँ तक कि सबसे उत्कृष्ट कौशल भी प्रौद्योगिकी के सामने मजाक जैसे लगते हैं। यह एक बंद और बर्बर परिवेश में मनाया जाने वाला एक आत्मसंतोषी उत्सव मात्र था। जब वह इस बारे में सोच ही रहा था, तभी आगे चल
चल रही उसकी माँ ने अचानक अपनी चाल तेज कर दी। पता चला कि वहाँ एक परित्यक्त वाहन खड़ा था। परित्यक्त ट्रक में दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं, जिससे सभी को यह विश्वास हो गया कि कोई घायल हो गया है। जो लोग बच गए उन्होंने करीब से जांच करने पर यह देखकर चौंका दिया कि वास्तव में यह एक मादा ज़ॉम्बी बच्चे को जन्म दे रही थी। इस समय उसकी माँ, जो एक पागल पिशाच थी, ने अपनी रक्त पिपासा को दबा लिया और अपनी ही जाति पर हमला नहीं किया। माँ की मदद से ज़ॉम्बी ने सफलतापूर्वक बच्चे को जन्म दिया। इस शोध से क्रांतिकारी प्रगति हुई, लेकिन ठीक उसी क्षण एक बड़ा नुकसान हुआ। बच्चे का जन्म हुआ और चूंकि वह एक सामान्य इंसान प्रतीत होता था, इसीलिए इस खोज के वायरस अनुसंधान के लिए भी महत्वपूर्ण निहितार्थ हो सकते हैं। हालांकि शव ने अपनी चेतना वापस पा ली और सौभाग्य से आहवे, जो पूरे समय पहरा दे रहा था, ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी जब तक कि वह मर नहीं गया। वह अपनी खोज में इतना मग्न था कि उसे किसी और चीज की परवाह ही नहीं थी। उसे बस यही पता था, बच्चे के ज़ॉम्बी बनने का भी खतरा था। इसलिए उसने तुरंत महिला को बच्चे को नीचे रखने का इशारा किया ताकि वह उसे ठिकाने लगा सके। उन दोनों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह बच्चे को ले जाने पर अड़ी है, तो उन्होंने वहां से चले जाने से पहले से ही नाजुक गठबंधन तुरंत टूट जाएगा, इसलिए वह उन दोनों को पुकारते हुए पीछे हट गया। आखिरी मौका। लेकिन अगले ही पल, कुछ ही समय बाद, वही चीखें अचानक बंद हो गईं और फिर एक अल्फा लेमूर ने उसे सिर से पकड़कर नीचे गिरा दिया। छोटा लेई बढ़ते हुए गठबंधन ने दुश्मन के आक्रमण को रोकने के लिए तीरंदाजी का इस्तेमाल किया। फिर जल्दी से अपनी माँ को गाड़ी के अंदर ले गया, जहाँ महिला ज़ॉम्बी अल्फा की पत्नी प्रतीत हुई। उसे मृत देखकर वह तुरंत बेकाबू हो गई और उसने उन्मत्त होकर हमला कर दिया। उन्होंने उनका पीछा किया और वे दोनों मिलकर एक दरवाजे से भाग निकले, लेकिन उनका पीछा करने वाले लगातार उनके करीब आते रहे। उसे अपनी ओर झपटने के लिए तैयार देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। अल्फा तुरंत शांत हो गया। अजीबोगरीब कदकाठी वाला बूढ़ा आदमी, जो अब काफी तंदुरुस्त हो चुका था, आगे बढ़ा। उनके सतर्क भाव देखकर बूढ़े आदमी ने अपने शरीर की जांच की। इसे विद्युत ताबीज से लेपित किया गया था ताकि ज़ॉम्बी तापमान के आधार पर इसका पता न लगा सकें, और पहले वाली ब्लोगन में एक शक्तिशाली बेहोशी की दवा से उसने आहवेई को छीन लिया। वह व्यक्ति जाने ही वाला था, लेकिन दूसरे पक्ष के तरीकों के बारे में सुनकर ज़ियाओ लेई को तुरंत एहसास हुआ कि यही वह व्यक्ति है जिसकी उसे तलाश थी। गठबंधन के सदस्यों ने एक डॉक्टर को ढूंढा, अपनी स्थिति बताई और मदद मांगी। डॉक्टर उन्हें अपने ठिकाने पर ले गया, जो नदियों से घिरा एक द्वीप था। तेज बहती नदी वाला यह द्वीप अधिकांश ज़ॉम्बियों को रोक सकता था, और किसी महत्वपूर्ण क्षण में यह द्वीप को पूरी तरह से अलग थलग करने के लिए झूलते पुल को भी तोड़ सकता था। जैसे ही समूह पास पहुंचा, एक सफेद हड्डियों के ढेर से बना एक टावर अचानक प्रकट हुआ, जिससे पता चला कि उस समय वहां एक चिकित्सा प्रक्रिया चल रही थी। उन्होंने न केवल महामारी को रोकने के लिए, बल्कि इस भूमि पर एक शिखर स्थापित करने के लिए भी शवों को इकट्ठा करके जला दिया। यह स्मारक उन लोगों की याद में बनाया गया है जिन्होंने व्यवस्था के पतन में अपनी जान गंवाई। उसने अवेई का सिर भट्टी में फेंक दिया, फिर उस पर बचे हुए बालों को साफ कर दिया। इस प्रकार निर्मल सफेद खोपड़ी का निर्माण पूरा हो गया। हालांकि अंत में लगभग संघर्ष छिड़ ही गया था, लेकिन आहवेई ने आखिरकार हमें बचा लिया था। इसीलिए ज़ियाओ लेई ने फिर भी आदर पूर्वक खोपड़ी को टावर की चोटी पर पहुंचकर और सब कुछ ठीक करने के बाद डॉक्टर आखिरकार महिला की जांच की गई, तो पता चला कि वह कैंसर की अंतिम अवस्था में है। एक ऐसी स्थिति जिसका फिलहाल कोई इलाज नहीं है। मौजूदा परिस्थितियों में मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। यह सुनकर माँ ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्हें अपनी सेहत का पहले से ही अंदाजा था, लेकिन उनके बाद जन्मी छोटी बच्ची निराशा से भर गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि दुनिया यह एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी थी, और इतनी कठिनाइयों से गुजरने के बाद अंतिम परिणाम अप्रत्याशित था। माँ ने तुरंत अपने व्याकुल बेटे को गले लगाया और उसने डॉक्टर को धमकी भरी नजर से देखा, लेकिन अगले ही पल एक घंटी की आवाज ने ज़ियाओ फू को पूरी तरह शांत कर दिया। और उसकी माँ, हालांकि परिवार बेहद अनिच्छुक था, फिर भी उन्होंने डॉक्टर को आने देने का फैसला कर लिया। वह जानती थी कि ज़ियाओ लेई कभी हार नहीं मानेगा और उसे जाने देना ही उसके बेटे के लिए सबसे अच्छा था। उनकी देखरेख में रहते हुए जब वे वापस लौटे, तब तक उनकी माँ का निधन हो चुका था। डॉक्टर के हाथों में सफेद खोपड़ी देखकर ज़ियाओ लेई दुख से व्याकुल हो गया और उसने साहस पूर्वक टावर पर चढ़कर अपनी माँ के अवशेषों को वहां रखा, इस पवित्र मंदिर के शिखर पर। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वह कुछ देर के लिए बहुत दुखी रही। फिर उसने दूर से कल वाले अल्फा को अपने पीछे भागते हुए देखा, जिसका नेतृत्व डॉक्टर्स अलायंस कर रहा था। ज़ियाओ लेई भूमिगत गुफा में छिप गया, लेकिन वह यह भूल गया कि ज़ियाओ लेई, इससे पहले कि डॉक्टर ताबीज को छू भी पाते, दो बड़े हाथ उस दरार से अंदर आ गए और ऐसा लगा जैसे डॉक्टर को थप्पड़ पड़ने वाला हो। मृत्यु के समय उस छोटे से गठबंधन ने उनके गले में लटके हुए कष्ट को दूर कर दिया। तीर ने भले ही संकट को कुछ समय के लिए टाल दिया हो, लेकिन डॉक्टर के कमरे में उन दोनों के लंबे समय तक जीवित रहने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। ज़ियाओ लेई समझ गया था कि इससे अधिक
अधिक समय तक रुकना उनके लिए खतरा ही पैदा करेगा। लेकिन बाहरी दुनिया के बारे में जानने के बाद उस एकांत द्वीप पर लौटने की उसकी इच्छा और भी कम हो गई। अंततः उसने स्थिति स्पष्ट करते हुए एक नोट छोड़कर बच्चे को वापस बेस पर भेजने का फैसला किया। मिंग ने उनसे खुद फैसला करने को कहा और बूढ़ी माँ से कहा कि वह उसे ढूंढने न आए, वह तब लौटेगी जब वह तैयार होगी और तब तक वह अपने पिता की उपलब्धियों को बहुत पीछे छोड़ चुकी होगी। फिर उस गढ़ को मानव सभ्यता के वास्तविक क्रम में वापस लाया जाएगा और चरम वातावरणों द्वारा उसे परिष्कृत किया जाएगा। वह शीघ्र ही एक अनुभवी योद्धा के रूप में परिपक्व हो गई और उसने कई चुनौतियों का सामना किया। ज़ॉम्बी के प्रति उसकी दीवानगी पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन नुकसान का सामना करने पर उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस बार एक पत्थर की दीवार ने उनका रास्ता रोक दिया। शाओ यान को अफसोस हुआ कि मिशन शुरू करने से पहले ही उसकी मौत हो सकती है, लेकिन अचानक उसे ऊपर से एक चीख सुनाई दी। एक आदमी उसे बड़े उत्साह से हास्यास्पद ढंग से घूर रहा था। इस युवा योद्धा को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करते ही उन्होंने तुरंत उसके पीछे उसके आदमियों का एक बड़ा समूह देखा। लोगों का यह समूह शियाओ लैन के विचारों को कैसे प्रभावित करेगा, इसके प्रभाव के बारे में हमें जवाब केवल अनुभव श्रृंखला की अगली कड़ी में ही मिल सकता है। और यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।